ढीला पड़ने का कारण ये भी हो सकता है कि आजकल टिकटार्थियों की जो दौड़ है वो बड़े नेताओं के यहाँ और पार्टी ऑफिसेज में भी शुरू हो जाती है। ये प्रैक्टिकल चीज़ मुझे तो देख के बड़ी खुशी होती है कि कोई किसी भी पार्टी के टिकटार्थी है वो कम से कम बेस लाइन ये तो है कि वो उस पार्टी का तो प्रचार हो ही रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग विनेश फोगाट जी हमारे देश की मैं तो कहूँगा गौरव हैं। उनके साथ इस देश में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट भी हुए जब उन्होंने यहाँ पे विरोध प्रदर्शन का एक तरीका अपनाया था अपनी बात। हरियाणा हलचल देखने वाले सारे दर्शकों ने नरेंद्र राजपूत की राम राम। और भाई हम एक बार फिर मौजूद हाँ भारत जोड़ो भवन में, और दीपक लांबा जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो दीपक लांबा जी, सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद नरेंद्र जी, आप बार बार हमारे से बात करने आते हैं और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि आपके दर्शकों से भी इस बहाने रूबरू होने का मौका मिलता है। दिन प्रतिदिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे चुनाव का माहौल तेज होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ढील भी देखी जा रही है। क्या कारण मानते हैं आप? मुझे ये लगता है कि राजनीति एक दीर्घकालीन और एक लंबा काम होता है, और मुझे लग रहा है कि हर पार्टी ने अपनी तरफ से थोड़ी थोड़ी कोशिशें शुरू कर रखी हैं। और जहाँ तक आजकल थोड़ा बारिश का मौसम भी है, गांव में कीचड़ भी है, तो लोगों का थोड़ा सा मुझे लग रहा है, जो आप बात कह रहे हैं कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सच्चाई है कि पॉलिटिकल लोग आजकल थोड़ा सा ढीले हो गए हैं, क्योंकि बारिश रिमझिम चलती रहती है तो लोगों का निकलना, किसी के घर जाना वो भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन हमने अपनी यात्रा जो है विकसित दादरी संकल्प यात्रा जो हमारी है, हम उसको विधिवत रूप से जो हमारा शेड्यूल है उसके हिसाब से लगातार कर रहे हैं। आज भी हम सुबह 2 गाँव में गए थे, तो वो करके आए हैं। स्वरूपगढ़ और सातौर गांव में गए थे। स्वरूपगढ़ हम आज पूरा नहीं कर पाए। वहाँ पे कोई एक ट्रेजेडी होगी, कोई डेथ हो गई, तो वो हमें जैसे ही पता लगा तो हम वो छोड़ के फिर आए। उसको फिर कभी कर लेंगे, लेकिन सातौर हम करके आए हैं। बारिश हो रही थी। ढीला पड़ने का कारण ये भी हो सकता है कि आजकल टिकटार्थियों की जो दौड़ है वो बड़े नेताओं के यहाँ और पार्टी ऑफिसेज में भी शुरू हो जाती है। ये प्रैक्टिकल चीज़ राजपूत साहब आप समझते हैं कि हर व्यक्ति हर जगह अपनी तरफ से कोशिश करता है। मुझे लगता है कि पोस्टर बैनर लगने का जो सिलसिला था वो ऑलरेडी पूरे हलके में आप देखने को मिलेगा आपको। लोगों ने वॉल पेंटिंग को भी एक बड़ा अच्छा मेथड अपनाया है। खैर हमने नहीं करवाई वो वॉल पेंटिंग, लेकिन आप पूरे हलके में जाएं तो आपको हर जगह दीवारों पे लिखा मिलेगा। और मुझे तो ये देख के बड़ी खुशी होती है कि कोई किसी भी पार्टी के टिकटार्थी है वो कम से कम बेस लाइन ये तो है कि वो उस पार्टी का तो प्रचार हो ही रहा है। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में बढ़ोतरी हो रही है। तो इसमें अपनी पहले ही बात हो चुकी है, टिकट एक है, टिकटार्थी अनेक हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से तो हौसला नहीं टूट रहा है भाई, टिकट तो एक कोई मिलनी है। नहीं, मुझे नहीं लगता है वो ऐसा कभी होता नहीं कि किसी भी पार्टी के लिए सिर्फ एक टिकटार्थी हो। अक्सर इवन जहाँ से बड़े बड़े नेता भी चुनाव लड़ते हैं वहाँ भी टिकटार्थी कई होते हैं। फॉर्म मैं आपके मतलब एग्जाम्पल के तौर पे, पता नहीं मुझे वो डाटा क्या है, लोग ये कहते हैं कि 2500 के करीब फॉर्म कांग्रेस पार्टी में जमा हुए हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो बड़े नेता हैं, जैसे यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जहाँ से चुनाव लड़ते हैं, मुझे लगता है वहाँ से भी बहुत सारी एप्लीकेशन लोगों ने डाल दी होंगी। तो जहाँ पे मतलब ये फिक्स है कि कौन लड़ेगा, वहाँ पे भी लोग टिकटार्थी हैं और वो इसमें पार्ट लेते हैं इस प्रक्रिया में। और मुझे तो ये लगता है कि लोकतंत्र में होना भी ये चाहिए। टिकटार्थी जिस दिन किसी ने अप्लाई किया उस दिन भी उन्हें पता था कि बहुत से लोग लाइन में हैं। जिस दिन उन्होंने शुरुआत की पोस्टर लगाने की उस दिन भी पता था। तो मैं ये तो नहीं मानता कि अब वो थोड़े ढीले पड़ गए हैं। हाँ, नो डाउट हर किसी का अपना एक प्लान है, एक एक्टिविटी चार्ट है, उसके हिसाब से वो सब लोग लगे होंगे। मैं भी लगा हूँ, बाकी भी लगे होंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपको और इसमें थोड़ा सा उभार नजर आएगा, पॉलिटिक्स और ऊपर बढ़ेगी। एक भूपेंद्र हुड्डा जी ने कहा था, पदक लाओ पद पाओ जी। तो आज एक हमारी खिलाड़ी हैं बहन विनेश फोगाट, तो उनको 100 ग्राम वजन के कारण बाहर कर दिया गया खेल से। क्या मानते हैं, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? देखिए, विनेश फोगाट जी हमारे देश की मैं तो कहूँगा गौरव हैं। उनके साथ इस देश में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट भी हुए जब उन्होंने यहाँ पे विरोध प्रदर्शन का एक तरीका अपनाया था अपनी बात को दर्ज कराने के लिए। हम लोग उन विरोध प्रदर्शन में गए भी थे, उनको समर्थन भी दिया था। और एक ऐसी मनोस्थिति के बाद जब आदमी पूरे सिस्टम से हताश होता है और उसके बाद उन्होंने मेहनत की
इतनी मेहनत की कि उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 एक खिलाड़ी जो कि आज तक किसी से नहीं हारी थी, जापान की खिलाड़ी थी, उनको भी हरा दिया और फाइनल तक वो पहुंच गए थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि 100 ग्राम वज़न बढ़ने की वजह से ही उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन मुझे आज थोड़ा मीडिया रिपोर्ट से पता लगा है कि उन्होंने अपनी एप्लीकेशन डाली है, अपना जो केस है वो पुट किया है कि उनको यदि गोल्ड के लिए नहीं तो सिल्वर या ब्रॉन्ज़ के लिए कंसीडर किया जाए। और मुझे लगता है कि इस समय भारत सरकार की भी अपनी ड्यूटी बनती है कि वो अपने खिलाड़ियों के साथ बिल्कुल स्ट्रॉन्गली खड़ी दिखाई दे और अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करे कि हमारे खिलाड़ियों के साथ अन्याय ना हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ऐसा तो कुछ नहीं कहा भी इसमें जांच होनी चाहिए या फिर जो उनके साथ गलत हुआ उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये कह दिया है कि जो एक विजेता खिलाड़ी को मिलता है वो सब विनेश फोगाट को मिलेगा। जी, वैसे भी मुझे लगता है सीएम साहब ने जो घोषणा की है, नो डाउट वो हमारे विरोधी पार्टी के सीएम हैं। हम कांग्रेस को समर्थन देते हैं और वो बीजेपी के हैं। तो फिर भी एक खिलाड़ी के लिए ये बहुत ही उत्साहवर्धक रहता है कि उसका देश, उसका प्रदेश उसके साथ खड़ा है। लेकिन कई चीज़ें हैं, कई बार राजनेताओं की घोषणाएं हो जाती हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनके पास ना तो समय होता है, ना वो उसको एक मतलब A to Z नहीं पहुंचते। ए वाली घोषणा तो हो जाती है, लेकिन खिलाड़ी तक पहुंचने में, जेड आने में एक बड़ा समय लगता है। मतलब ये दिखावा है? दिखावा तो नहीं कह सकता क्योंकि अभी इसके ये समय लगेगा, मतलब कहने का मतलब है कितना समय लगेगा वो नहीं पता। हाँ, मुझे और अच्छी खुशी होती कि सीएम साहब साथ में ये भी बताते कि उनको वो जो सारा जो भी प्राइज़ मनी है वो, साथ में उनको जो नौकरी है वो, साथ में जो भी सुविधाएं मे बी उनको रेसलिंग एकेडमी के लिए हो सकता है कोई ज़मीन अलॉट कर दे, गवर्नमेंट कुछ कर दे, जो भी सुविधाएं देनी है। यदि सीएम साहब ये कहते कि अगले आने वाले 3 महीने में हम वो सब कुछ दे देंगे, तो मुझे और ज़्यादा खुशी होती, क्योंकि जब तक किसी भी घोषणा के पीछे टाइमलाइन ना हो तब तक वो घोषणा कई बार दीर्घकालीन में जाते जाते अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। विनेश फोगाट ने एक ट्वीट भी किया है कि उन्होंने खेल को बाय बाय कह दिया है कि वो अब वो खेल से हार चुकी हैं, अब वो बाय बाय बोल रही है। हाँ, मैंने वो ट्वीट पढ़ा, देखा। देखिए, खिलाड़ी के साथ जब बुरा होता है तो वो उसके लिए बहुत ही परीक्षा की घड़ी रहती है। अब उन्होंने संन्यास की बात की है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि उन्होंने ये बिना सोचे समझे फैसला लिया होगा। वो एक अच्छी खिलाड़ी हैं, उनके खेल का उनको हमारे से बहुत ज़्यादा पता है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत से साल उस खेल के प्रति लगाए हैं। उनको इन आउट, नियम, कानून सब उन्हें पता है। और जो फैसला खिलाड़ी लेता है संन्यास का, वो उसका पर्सनल फैसला होता है। हम लेकिन अपनी तरफ से ये ज़रूर चाहेंगे कि देश और प्रदेश में उनको देख के बहुत से नए खिलाड़ी प्रेरणा लेते हैं। उनको देख के नई जो महिला खिलाड़ी हैं वो देखती हैं कि हमारी बहन यदि कर सकती है तो हम भी कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो हो सकता है, एज ए खिलाड़ी तो उन्होंने संन्यास कहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कबड्डी के क्षेत्र में, कुश्ती के क्षेत्र में वो ज़रूर इस देश के लिए बहुत कुछ करके जाएंगी। यदि आप एक प्रेरणा स्रोत बनते हैं और अपने नीचे अपने जैसे और यंगस्टर्स को तैयार करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये देश के लिए उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और इसके लिए सरकार को उनको मदद भी करनी चाहिए। और जहाँ तक मैं मानता हूँ, आने वाले समय में 3 महीने में हरियाणा सरकार तो बदल ही रही है और सरकार बदलने के बाद हम जो खेल नीति है उसमें जो पुराने खेल नीति के साथ नए बदलाव लाकर उसको और बेहतरीन करेंगे, ताकि हर जगह खिलाड़ियों की नर्सरी तैयार हो। यदि फोगाट एक है तो वो अनेक बनाने का जज्बा भी रखती है और हरियाणा सरकार को ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का योगदान अपने प्रदेश में लेना भी चाहिए। उनका पूरा जो भी उनके अंदर टैलेंट है उसका यूज़ करते हुए, हरियाणा को, छोटा सा राज्य है हमारा, लेकिन खिलाड़ियों के नंबर यदि देखें तो हम ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले समय में जब सरकार नई बन जाएगी तो हम इस बारे में नई खेल नीति लाकर, अच्छी खेल नीति लाकर और अच्छा काम करेंगे। अब खेल नीति लाने की बात कर रहे हैं, कल परसों मैंने मीडिया के माध्यम से भी आपका एक बयान देखा था कि दादरी में हम रोजगार लाएंगे। तो किस प्रकार के रोजगार लाने की आप बात कर रहे हैं? देखिए, रोजगार का मेरा मतलब ये है कि जो व्यक्ति काम करना चाहता है उसको काम मिले,
उसके घर चलाने लायक खर्चा उसकी जेब में हर महीने आए। रोज़गार का मतलब कई बार एकदम से हम जब रोज़गार की बात करते हैं तो लोगों को ये लगने लगता है ये सरकारी नौकरी की बात कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ सरकारी नौकरी लिमिटेड है, पूरा हरियाणा उसमें एप्लीकेशन डालता है। जो टैलेंटेड है, जो बच्चा परिश्रम करता है, टेस्ट पास करता है, इंटरव्यू देता है, उसकी सरकारी नौकरी लगनी चाहिए और लगनी आगे लगेंगी भी। लेकिन उनकी संख्या बहुत लिमिटेड है। देश का एक पुराना डाटा ये भी कहता है कि देश की जो 93% नौकरियां हैं, 93% जो नौकरियां हैं वो अनस्किल्ड सेक्टर से आती हैं। अनस्किल्ड का मतलब ये है कि जहाँ पे कोई लिखा पढ़त नहीं है और लोग अपना रोज़गार करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि रोज़गार से यहाँ मेरा मतलब ये है, यदि दीपक लांबा कल जाकर कोई काम करना चाहे तो उसके सामने ये क्वेश्चन मार्क ना आए कि उसको कोई काम नहीं मिल रहा। तो मैं यहाँ रोज़गार की जब बात करता हूँ, जैसे अभी हम खेल नीति पे बात कर रहे थे, देखिए खेल नीति में हमारे युवाओं का खास अपने तरफ से मैं तो कहूँगा पुराना योगदान तो रहा है, लेकिन वो हमेशा इसकी प्रति आकर्षित भी रहते हैं। आप अभी भी गांव में जाइए तो स्टेडियम जो हैं उनकी हालत तो गांव के स्टेडियम की अच्छी नहीं है बहुत सी जगह, लेकिन फिर भी बच्चे खेलते हुए नज़र आएंगे। तो आपको जगह जगह नर्सरी तैयार करनी होगी। नर्सरी टैलेंट को हंट तो करेंगी और आगे बढ़ाने का काम भी करेंगी, लेकिन वहाँ पे रोज़गार के लिए भी बहुत सारे आपके लिए आयाम खुलेंगे। अब आप देखिए जब खिलाड़ी को तैयार किया जाता है तो स्टेडियम के रखरखाव के लिए लोगों की ज़रूरत है, उसमें लोगों को रोज़गार मिलेगा। वहाँ पे कोचेज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमारे खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल तक खेल के आए हैं उनके फ्यूचर का भी हमें देखना होगा। ये नहीं कि एक बार वो पदक ले आया उसको पैसा दे दिया, इनाम दे दिया, मेडल दे दिया। नौकरी बड़े खिलाड़ियों की लग जाती है। मैं ये नहीं कहता कि सरकारों ने नौकरियां नहीं दी हैं, पुलिस सर्विसेज दे देते हैं, रेलवे वाले दे देते हैं, लेकिन वो उन लोगों का है जिनको पदक मिल गए। लेकिन हमारे बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो पार्टिसिपेंट रहते हैं और उनको कई बार पदक नहीं मिल पाता, ये मतलब पहली पोजीशंस पे नहीं आ पाते वो। तो उन खिलाड़ियों का क्या, उन्होंने भी अपने 10 साल लगाए हैं। तो ये जो नर्सरी बनाने की मैं बात करता हूँ, जिसमें हम पढ़ाई में सिर्फ आपकी किताब की पढ़ाई की बात नहीं हो रही। पढ़ाई का यहाँ मतलब है कि आपकी स्किल में इम्प्रूवमेंट। वो स्किल कुछ भी हो सकती हैं। आप एक अच्छे मैकेनिक हो सकते हैं, आप अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, आप अच्छे मैं तो कहूँगा कि माली हो सकते हैं, आप अच्छे प्लम्बर हो सकते हैं। कोई भी काम जिसमें आपका स्किल इम्प्रूव हो रहा है वो आपकी पढ़ाई मानी जाती है। यदि आप पत्रकार हैं और आप अपने जैसे और लड़कों को तैयार करें तो आप जो उनको सिखाएंगे, टेक्निक सिखाएंगे, किस तरफ कैमरा चाहिए, कैसे माइक चाहिए, किस एंगल पे बैठ के बात करनी चाहिए, ये सब पढ़ाई का हिस्सा है। पढ़ाई का मतलब यहाँ किताबी पढ़ाई के साथ साथ किसी पर्टिकुलर फील्ड की ट्रेनिंग भी है। तो जब खेल नीति की बात हो रही है, ट्रेनिंग की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये नए आयाम यहाँ पे रोज़गार के बनाएंगे हैं। और मैं पहले भी कह चुका हूँ एक दो मीडिया पर्सन के आगे, आपके सामने भी मैं वही बात बोल रहा हूँ कि जब आचार संहिता लग जाएगी उसके बाद हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दादरी क्षेत्र में मैं जो काम करना चाहता हूँ रोज़गार के क्षेत्र का, उसका एक पूरा ब्लूप्रिंट आप लोगों के सामने रखूँगा। ये ब्लूप्रिंट हम पहले भी एक बार हरियाणा के सामने रख चुके हैं। उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे क्योंकि वो 2019 में हमने बनाया था पूरे हरियाणा के लिए। अब की बार ये है कि जो यात्रा में हमारे को इनपुट मिल रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, आप जैसे लोग भी अनऑफिशियली कैजुअल वे में बहुत सारी एडवाइस हमें देते हैं कि ऐसे किया जा सकता है। तो ये ज़रूर है कि हमने इस रास्ते पे बातचीत का दौर तो शुरू कर दिया है। बातचीत होगी तो एक दूसरे के आइडियाज़ भी हमारे तक पहुँचेंगे। और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आने वाले 5 साल में इस क्षेत्र में बेरोज़गारी को मिटाने के लिए मैं अपनी पूरा जोर लगा दूंगा और इसमें रिजल्ट भी प्रोड्यूस करके दिखाऊंगा। आपने कहा कि काफ़ी जगह पर ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए, तो आप गांव के दौरे कर रहे हैं, तो वहाँ पर मेरे हिसाब से आप समस्याओं के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि किस गांव में क्या समस्या है और किस प्रकार से उनको मतलब निजात दिलानी चाहिए। देखिए समस्याओं के बारे में पता करना तो एक पार्ट है, लेकिन आपको भी पता है कि हम लोग एक पॉलिटिकल प्रोसेस में हैं। मैं यहाँ से चुनाव लड़ने की कोशिश में हूँ। तो ये जो दौरे हैं या ये जो यात्रा है वो लोगों की समस्याएं जानना तो है, लेकिन मैं उसके साथ साथ अपना परिचय भी दे रहा हूँ। मैं अपने बारे में लोगों को बता रहा हूँ। जिस तरह आपसे मैं बात कर रहा हूँ, ये वीडियो इंटरव्यू है, ये भी आपके दर्शकों के माध्यम से हल्के के लोगों के बीच जाएगा ही। तो हम ये तरीका अपना रहे हैं कि यात्रा तो है, नो डाउट वो पॉलिटिकल यात्रा है, लोगों से मिलते हैं, परिचय देते हैं, अपने बारे में बताते हैं, ये भी बताते हैं कि टिकट लेके चुनाव लड़ने की कोशिश है। लेकिन उसके साथ साथ जब आप बात करते हैं, ये तो वो चीज़ है जो मैंने बता दी। गांव में रहने वाला व्यक्ति
जब बात करेगा तो वो फिर अपने बारे में, अपने आसपास के बारे में, अपने परेशानियों के बारे में बताता है। अब वो फ़िल्टर करना एक राजनेता की टीम का काम है और वो ये देखे कि किन किन चीज़ों को उसको चिन्हित करना है, किन किन चीज़ों को उसको बड़े ABC में, यदि मैं कहूँ परेशानी की बात हो, तो हर व्यक्ति 2 या 3 तरह की परेशानी बताता है। यदि आप मेरे से पूछें कि आपकी परेशानी क्या, तो कुछ तो मैं ऐसी परेशानी बताऊँगा जो कि सामूहिक होगी, पूरे गाँव की होगी, कुछ ऐसी बताऊँगा पूरे ज़िले की होगी, कुछ ऐसी बताऊँगा मेरी पर्सनल होगी। तो आपको 2-3 कैटेगरी में परेशानियों को बाँटना पड़ेगा। यदि परेशानी आज की डेट में आप मेरे से पूछें कि सबसे बड़ी परेशानी लोगों को क्या है, तो अक्सर लोग बेरोज़गारी की बात करते हैं। घर पे जाओ तो कहते हैं इन बच्चों का कुछ होगा, ये बच्चे खाली बैठे हैं। तो माँ-बाप, दादा-दादी इस बात से चिंतित हैं कि बच्चा फ्यूचर में क्या करेगा। दूसरी परेशानी ये है कि मूलभूत सुविधाएँ आज भी गाँव में मिसिंग हैं। पानी हमारे लिए पीने के लिए नहीं है और गाँव में पानी भरा भी है। दोनों तरफ से पानी हमारे को मार रहा है और कई गाँव में 25 दिन, 45 दिन तक नलके नहीं आते। तो ये ऐसी सुविधाएँ हैं जिसको बस पॉलिटिकल विल से यदि आप सोचें, तो आप मतलब खुले दिमाग से एक बार सोचें इस बारे में, तो आप आराम से ये कह सकते हैं कि इन सुविधाओं को बनाने में कोई बड़ा खर्चा नहीं आने वाला है। पाइपलाइन वहाँ है, डिग्गियाँ वहाँ हैं, मोटर वहाँ हैं। कहीं मोटर है तो वहाँ लाइट का कनेक्शन ठीक नहीं है। सिर्फ छोटी-छोटी दिक्कतें हैं, बस आपको सारे पार्ट्स को जो सिस्टम में बने हैं, उनको इकट्ठा करके सुचारू कर देना है। मतलब इट्स लाइक कि आप इंजन की सर्विस करके, ग्रीसिंग करके उसको चालू कर दें, बस इतना ही है। ये तब होगा जब आप उसमें इन्वॉल्व होंगे। आप किसी को फ़ोन कर दें, एक्सन को फ़ोन कर दें, आप SDM को फ़ोन कर दें MLA होने के नाते, तो उससे काम नहीं बनेगा। आप जनता के नुमाइंदे हैं, जनता की दिक्कत है तो जनता के बीच में रहना पड़ेगा। आप यदि फील्ड में उतर गए, तो अफ़सर भी आएँगे, सरकारी तंत्र भी आएगा और लोग ऐसे-ऐसे भी आएँगे जो आपको इतने बेहतरीन सुझाव देंगे, जिसकी जो प्रॉब्लम है, जिसकी जो परेशानी है, उसके हल में, उसके सॉल्यूशन में उन लोगों को शामिल करना होगा और यही मैं करने वाला हूँ। आपने कहा कि काफ़ी ठीक-ठाक थी जो है डोर टू डोर कम कर चुके हैं मौसम की वजह से, लेकिन आपका डोर टू डोर है वो मौसम में भी बंद नहीं हो रहा है। जी। तो इस को लेकर काफ़ी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिला होगा, लोगों से प्रतिक्रियाएँ मिली होंगी। क्या कुछ रिस्पॉन्स मिला? नहीं, प्रतिक्रियाएँ तो हैं। देखिए, मैं जब यात्रा शब्द का यूज़ किया था, मुझे याद है कि हम लोगों ने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें आप भी आए थे। हमने जब बताया था 22 तारीख से लेके 22 जुलाई से लेके 25 अगस्त के बीच में हम ये यात्रा करेंगे। तो हर व्यक्ति को ये लगा था यात्रा का मतलब है 100, 200, 300 लोग, 500 लोग। कल भी मेरे से एक पत्रकार ने पूछा कि आप कितने लोगों के साथ यात्रा में जाते हैं? तो मेरा स्पष्ट है इसमें, ये यात्रा मेरी अपनी यात्रा है। हम लोग 6-7 लोगों, मैं अपनी तरफ से ये चाहता हूँ कि 6-7 लोग ही जाएँ, लेकिन कभी 10 हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं, जो लोग आना चाहें उनको रोकना भी संभव नहीं है, वो साथ चलने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल कम संख्या में ये यात्रा हम कर रहे हैं और इसी वजह से भीड़ में जनता यदि साथ आप बुलाएँ, 200-300 लोग बुलाएँ, तो जैसे बारिश होगी तो वो आना नहीं आएँगे, यदि आपने फ़ॉर्मेट वो रखा है। हमने फ़ॉर्मेट ऐसा रखा है कि 5 आदमी भीग के भी जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा बस दिक्कत हमें ये आती है कि जो हमारा पर्चा है जिस पे हमने परिचय लिखा है, दादरी में क्या करेंगे वो लिखा है, वो थोड़ा भीग जाता है। हाँ, प्रतिक्रियाएँ दोनों तरह की हैं, कुछ मज़ाकिया भी हैं, कुछ सीरियस भी हैं। बहुत से लोग करेंगे, अरे वाह भई, ये तो पानी में भी घूम रहा है, ये कुछ करेंगे। ये बड़ा मतलब आपको मैं कहूँगा ऊर्जा भी देता है, मोटिवेशन भी देता है। कई बार लोग मज़ाक में भी कहते हैं, ताई कहेंगी मान लो उनके घर में चले गए, कीचड़ लगाया है, जूते पैसे हैं, दरवाजे तक चले गए, उन्होंने छड़दम तार रखा है, बारिश में भी नहीं टिकते थे हम। जब बात करते हैं तो वो फिर समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों घूम रहा है, क्या करना है। तो आशीर्वाद भी बहुत मिलता है। तो प्रतिक्रियाएँ और आपको पता है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, मे बी शहरी लोग थोड़ा कम जानते होंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोग दिल के बड़े साफ़ होते हैं। उन्हें लगा कि आपकी वजह से उनका थोड़ा-सा फर्श गंदा हुआ है तो सुना भी देंगे। प्यार भी बहुत करते हैं, खूब चाय पिलाई जा रही हैं। कोशिश करते हैं कि कम चाय पिएँ, लेकिन फिर भी काफ़ी चाय दिन में हो मिलती जाती हैं। हैं। वो नहीं, वो आप मना नहीं कर पाते, बात करते हैं लोग। तो प्रतिक्रियाएँ दोनों तरह की हैं। मतलब लोगों को ये भी लगता है कि ये देखिए, मुझे तो सबसे ज़्यादा जो न प्रॉब्लम तो यदि मैं और आप बैठ के लिखें तो भी लिख सकते हैं क्षेत्र की। लेकिन मुझे ना जब सबसे ज़्यादा हताशा इस बात से होती है कि लोगों को पॉलिटिकल सिस्टम में विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं। जैसे ही मैं ये बात बोलता हूँ, किसी को विश्वास होने में बहुत टाइम लगता है। उनको ये लगता है कि ये झूठी-झूठाई और बिल्कुल ही
ऐसी बात है जो पूरी नहीं होगी। तो लोगों के दिमाग में ये बात फिट करना कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा, ये बहुत मुश्किल है। ये ऐसा ही है, काफ़ी वर्षों से वो झूठ सुनते आ रहे हैं, जो कहा जाता है वो होता नहीं है। काफ़ी वर्षों से झूठ नहीं, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा है। जितने भी इलेक्शन होंगे और उसमें यदि 5, 7, 10 उम्मीदवार हैं, चाहे वो आप जिला परिषद का लगा लीजिए, पंचायत का लगा लीजिए, फिर एमएलए का, फिर एमपी का, जितने भी इलेक्शन है उसमें 10-12 उम्मीदवार ज़रूर सीरियस होते हैं। हर आदमी वादे करता है, और मुझे लगता है कि यदि ये वादे पूरे हो चुके होते तो मेरे जैसे व्यक्ति को वादा करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये कहीं ना कहीं कमी रही है। कमी ऐसा नहीं कह सकते कि हर नेता बेईमान है, वो मेहनत नहीं करना चाहता, क्योंकि आपकी काबिलियत में कई फैक्टर जुड़ते हैं। अकेला ये फैक्टर नहीं है कि आप ईमानदार हैं, इसके अलावा आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप चीज़ों को समझने में तेज़ होने चाहिए। इसके अलावा आपको थोड़ा सा सारे देश का, दुनिया का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, एक्सपोज़र होना चाहिए। आप टेक्निकली लोगों के साथ इन्वॉल्व होकर सॉल्यूशन ढूंढने के लिए उत्साहित भी होने चाहिए, ये क्वालिटी भी होनी चाहिए। तीसरा ये है कि आप टीम मेंबर होने चाहिए। आप यदि एक कोने में पहुंच जाएंगे, हर व्यक्ति को, हर सरकारी अफसर को, कर्मचारी को आप सिर्फ डंडा लेके हाँकने लगेंगे, तो वो सिस्टम को ख़राब करेगा, वो बनाएगा नहीं। तो हम कोशिश करेंगे कि सबको साथ लेके, चाहे उसमें जनता है, सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि अपने ज़िले के बाहर के लोग भी चाहे हैं ऐसा हम कहें कि हमने आईटी रेवोल्यूशन में कुछ काम करना है, तो मेरे सबसे पहले रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा? मेरा पहला रिक्वेस्ट जाएगा जो मेरे साथी बेंगलोर और हैदराबाद में काम करते हैं। हम कहेंगे कि आप अपना एक यूनिट यहाँ भी खोल दीजिए, तो उनसे भी हमारा रिक्वेस्ट रहेगा, वो भी हमारे टीम मेंबर हैं। तो मुझे लगता है देश का 140 करोड़ लोगों में से जो जो हमारे दादरी के काम आ सके, हम उसे अपनी टीम का मेंबर बनाने की कोशिश करेंगे। आपने मेंबर बनाने की कोई भी कसर नहीं छोड़ रखी। एक अपने मिस्ड कॉल अभियान के साथ-साथ अनेकों अभियान चला रखे हैं लोगों को जोड़ने के लिए, और उसमें सैकड़ों से ज़्यादा की संख्या में लोग जुड़ भी रहे हैं। क्या मानते हैं? देखिए, लोग एक बार ज़रूर ऐसा कहते हैं कि ये नहीं होगा, ये मुश्किल है, आप नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, और वही प्यार मोहब्बत हमें लोगों से मिल रहा है। हम लोगों ने मिस्ड कॉल नंबर का सिस्टम शुरू कर रखा है। कोई व्यक्ति मिस्ड कॉल उस पे देता है तो हमारे को उसका नंबर पता लग जाता है। हमारी टीम के 10 के करीब सदस्य हैं जो उन नंबरों पे कॉल करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे फ़ोन करके पूछते हैं कि आप ने कॉल किया, जुड़ना चाहते हैं, साथ काम करना चाहते हैं, जो विकसित दादरी मिशन है उसका पार्ट बनना चाहते हैं। कई बार लोगों को लगता है, मुझे लगता है 50% लोग ये कहते हैं कि हाँ मैंने कॉल किया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गलती से लग गया। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं मैं तो चेक कर रहा था कि कुछ होता है कि नहीं होता। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों का मिक्सअप है, और टेक्नोलॉजी, आइंस्टीन भी कह के गए हैं कि या तो आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर लीजिए या टेक्नोलॉजी आपको यूज़ करेगी। तो हम कोशिश करेंगे कि टेक्नोलॉजी को दादरी के हक में यूज़ करें, और हम सिर्फ फेसबुक और सोशल मीडिया पे युवाओं का टाइम ख़राब करने की बजाय 5-6 घंटे उनसे टेक्निकल ऐसे काम में उनको जोड़ें जिससे उनका भविष्य भी ठीक हो। मैं ये नहीं कहता कि सोशल मीडिया पे रहना गलत है, वो ज़रूरी है, आपको आज के दौर में ही जीना पड़ेगा। पुराना टाइम और अब के टाइम में हम कंपैरिजन ज़रूर करते हैं, लेकिन आइंस्टाइन की जो बात है वो अक्सर मैं सोचता हूँ, या तो टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करेंगे या टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करेगी। तो दोनों में से हमें एक पाथ को चुनना होगा। तो सर हमारे जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आपने एक मिस्ड कॉल अभियान भी चला रखा है, डोर टू डोर अभियान भी कर रहे हैं, और जो टाइम बीत रहा है, विधानसभा के जो चुनाव हैं वो भी नज़दीक आते जा रहे हैं, लोगों के दिलों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं, टिकटार्थियों की धड़कनें तेज़ होती जा रही हैं। तो तीन मैसेज मैं आपके इस सवाल के रूप में देना चाहूँगा। पहला मैसेज तो मैं देना चाहता हूँ अपने क्षेत्र के हर उस वासी को जिसके घर में 18 साल का बच्चा हो गया है। तो अभी इस हफ्ते सैटरडे संडे को पूरे गांव में कैंप लगने वाले हैं, बीएलओज बैठेंगे। आपका पहला फ़र्ज भी है और अधिकार भी है कि लोकतंत्र में आप वोटर बने। तो पहली अपील और पहला संदेश तो यही है कि आप ज़रूर 2-3 घंटे का समय निकाल कर बीएलओ के पास जाएं और अपनी वोट बनवाएं।
एक बीच में बात रोकूंगा, हमारे दर्शकों को ये और बता दीजिए, क्योंकि कईयों को ये नहीं पता होता कि जैसे वोट बन रहे हैं, बीएलओ बैठते हैं, तो उनको लेके क्या जाना होता है, वो किसी और से पूछते हैं, फ़ोन करते हैं, कई बार उनके पास अवेलेबल नंबर नहीं होते पूछने के लिए, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं भी क्या कुछ लेके जाएं वोट बनवाने के लिए, किस आधार पे वोट बनेगा। जी, उनके पास एक फॉर्म होता है, वो आपको भरना होगा और वो एक 10th का सर्टिफिकेट जो बच्चा होता है या उसका बर्थ सर्टिफिकेट है वो लेके जाना होता है। और यदि बीएलओ थोड़ा-सा टेक्निकली काम कर रहा है और उसके पास ऐप है, तो उसमें आपके परिवार के किसी मेंबर का वोटर आईडी नंबर डलता है जो कि कार्ड पे होता है। तो ये बेसिक से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको लेके जाने होते हैं। बीएलओ वाला जो अभी पार्ट है, पहला तो ये है कि हम ये ठान लें कि 18 साल से ऊपर जो भी है उसका वोट बनेगा। पहली बात तो हम ये ठान लें। बीएलओ वाला पार्ट तो ये है कि सैटरडे संडे को कैंप होगा, लेकिन उसके अलावा इलेक्शन कमीशन अभी इस प्रक्रिया को जारी रखेगा। हम लोग इलेक्शन कमीशन की ऐप है, वोटर ऐप, उसके थ्रू भी हम वोटर बन सकते हैं। उसमें फॉर्म भरना होता है, जस्ट उसमें अप्लाई करना होता है। और ये यात्रा हमारी 25 अगस्त तक है। उसके बाद हम ये सोच रहे हैं कि गांव-गांव में मुनादी करवाएं और गांव के कुछ बच्चों को इस बारे में ट्रेंड कर दें, ताकि वो अपना वोट भी बना पाएँ और औरों का भी बना औरों पाएँ। को भी सलाह दे पाएं। हाँ, तो पहला अपील तो मेरी ये है कि वोट ज़रूर बनवाएं। इस प्रक्रिया के बारे में आपने मेरे से सवाल ज़रूर पूछा। मुझे जो अपनी जानकारी के हिसाब से पता था वो मैंने बताया है। लेकिन ये अच्छा सवाल था। मैं अगली बार जब हम मिलेंगे तो इसका पूरा डिटेल लेके, बल्कि एक चार्ट लेके आपको बताऊंगा कि ऐसे-ऐसे कर सकते हैं। ये इसमें अच्छी एक और भी हो सकता है सर, जैसे मान लो मैंने आपको पूछा भी इसमें क्या कुछ चाहिए, आपने कहा 10वीं की मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट, और कोई लेडीज ऐसी भी हो या जेंट्स ऐसा हो जिसके पास ना तो 10वीं की मार्कशीट हो और ना बर्थ सर्टिफिकेट हो। जी, देखिए जो लेडीज़ और जेंट की आप बात कर रहे हैं वो लोग हैं जिनकी उम्र बड़ी है। नए जो बच्चे हैं वो कहीं न कहीं स्कूल में ज़रूर गए हैं और मुझे लगता है कि इसमें प्रोविज़न ये भी होगा कि आप अपने सरपंच से भी लिखवा के दे सकते हैं, ऐसा भी कुछ ज़रूर होगा। लेकिन जो नई जनरेशन है जो कि 18 साल के हैं, आप ये मान के चलिए उन सब का जन्म 2000 के बाद हुआ। 1992 के बाद आई थिंक बर्थ सर्टिफिकेट हर व्यक्ति का बनता है। तो अब वाली जनरेशन में वो दिक्कत नहीं है। हाँ, मेरे साथ के कुछ लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट नहीं हैं, क्योंकि मैं 82 बोर्न हूँ, तो उस समय नहीं होते थे और आपके समय में भी पता नहीं थे या नहीं, मैं आपकी उम्र नहीं जानता। लेकिन 92 के बाद बर्थ सर्टिफिकेट मस्ट है, क्योंकि हर बच्चा आजकल देखिए तंत्र सरकारी नौकरियों का ऐसा है कि हर बच्चा अप्लाई करता है। तो बच्चे के पास 11वीं 12वीं में ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तो इतना मुश्किल नहीं है, वोट बनवाना बहुत आसान है। दूसरा संदेश मेरा उन सब लोगों से है जिनके बीच हम जा रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि आप हमारी बात सुनें और विश्वास करें कि हम जो कह रहे हैं उस पे कोशिश करेंगे कि उसको पूरा करेंगे। और मुझे लगता है कि हम सब मिलके यदि कोई मुसीबत हमारी दादरी पे है, हमारी यहाँ पे दिक्कत है, उसको सोल्व करना भी हम सबका मिलके ही एक साथ हम यदि कोशिश करेंगे तो ज़रूर हो पाएगा। यानी विकसित दादरी बनाने की विकसित दादरी कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है कि मैं आपको लगा दूं। हम सब लोगों ने मिलके बनाना है, हम सब उस मशीनरी का पार्ट हैं जिसको अपना अपना रोल प्ले करना है। लेकिन मुझे यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी मिलती है तो वो मेरा कर्तव्य होगा कि मैं आप सबको उस पाथ पे, उस तरफ ले जाने की कोशिश करूँ। और तीसरा, आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि टिकटार्थी और हैं, ये हैं। तीसरा संदेश मेरा उनके लिए है। देखिए, आप सब लोग जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार बनने की चाहत में हैं, आप सब लोग मेरे सहयोगी हैं और मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में टिकट एक को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और मुझे इसमें रत्ती भर भी दिक्कत नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आए यहाँ से, विकास दादरी का होना चाहिए। और सिर्फ कांग्रेस समर्थित लोग ही नहीं, बीजेपी के भी हैं, इनेलो बीएसपी के भी लोग हैं। सब लोग इस दादरी को विकसित बनाने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। तो हम तो यहाँ पक्ष में रहे तो पक्ष के मेंबर की तरह, और हम विपक्ष नहीं बोलते, मैं प्रतिपक्ष बोलता हूँ कि प्रतिपक्ष का मतलब ये है कि यदि कोई दूसरा आदमी भी है और वो हमारे संगठन या हमारे संस्था या हमारी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं भी रखता है और हमें भी यदि उसके साथ काम करने का मौका मिलेगा तो भी हम प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे। जो गलत काम करेगा उसके विरोध भी करेंगे, अच्छा काम करेगा तो उसका समर्थन भी करेंगे। तो ये तीनों संदेश मैं आपके माध्यम से हल्का वासियों को देना चाहता हूँ। तो आपका कहने का मतलब ये भी है कि टिकट एक है, टिकटार्थी अनेक है, टिकट एक को मिलनी है। अगर एक को टिकट मिलती है तो उन सभी को उसका सहयोग भी करना चाहिए, ताकि
एक अच्छे बहुमत से हम कांग्रेस की सरकार बना सकें। जी, मैं तो अपील यही करूँगा कि सबको सहयोग करना चाहिए। औरों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी मैं आज ही आपको बता सकता हूँ कि मैं खुद यदि चुनाव में जाता हूँ पुरजोर तरीके से लड़ूँगा और जीत भी ज़रूर हमारी होगी, हम सब मिलके काम करेंगे तो। और यदि कोई दूसरा टिकट लेके आता है, दूसरा टिकट पे लड़ता है, तो मैं वो नहीं हूँ कि घर पे बैठ जाऊँगा, उसका विरोध करूँगा। मैं उसके साथी के तौर पर काम करते हुए आपको नज़र आऊँगा। जी बिल्कुल, आज के लिए इतना ही और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। चरखी दादरी से नरेंद्र राजपूत।